चलो लिखो, बोले। देखिए, आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप, आवेश वाहकों की, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हेडिंग लिखना है ना, लिख चुके हो ना इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हेडिंग? तो कर क्या रहे थे तुम लोग? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हेडिंग लिखकर और उसमें आगे लिखो, बोले अब आवेश वाहकों की परिकल्पना का, आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप, आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप, आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, आगे लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, लिख लीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक परमाणु के बीच में, ऐसे लिखो, प्रत्येक परमाणु के बीच में, प्रत्येक परमाणु के बीच में एक दृढ़, एक दृढ़, दृढ़, एक दृढ़, दृढ़ मतलब कठोर, एक दृढ़, लिख लिए, कोष्टक में कठोर लिख लो, कठोर भाग होता है, कठोर भाग होता है तथा जिसे नाभिक कहते हैं, एक मिनट, तथा काट दो, देखो, जिसे नाभिक कहते हैं, हो गया, यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, हो गया, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित चाहे आवेशहीन, अनावेशित होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, हो गया, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, इसलिए नाभिक पर,
इसलिए नाभिक पर धन आवेश होता है। इसलिए नाभिक पर धन आवेश होता है। हो गया। आगे लिखिए, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चारों ओर कोष्टक में लिख लो, अतिरिक्त नाभिकीय भाग में, अतिरिक्त नाभिकीय भाग में, अतिरिक्त नाभिकीय भाग में, मतलब नाभिक के बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है ना, उसका नाम है अतिरिक्त नाभिकीय भाग, ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर कोष्टक में अतिरिक्त नाभिकीय भाग में, ठीक है ना, एक तीसरे प्रकार का कण, एक तीसरे प्रकार का कण, एक तीसरे प्रकार का कण, एक तीसरे प्रकार का कण लिख लीजिए, विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में एक तीसरे प्रकार का कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, चाहे काटता रहता है। हो गया। जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हो गया। एक तीसरे प्रकार का कण चक्कर काटता रहता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हो गया ना। अब नीचे लिखिए, इलेक्ट्रॉन पद प्रोटॉन के बराबर का, इलेक्ट्रॉन पद प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन पद प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के, हो गया ना, धन आवेश के बराबर, प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। हो गया। तथा परमाणु में, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तथा का लिखो, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन बोले थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हो गया ना। समझ गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और अभी ऊपर आपने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर का ऋण आवेश होता है ना जी। जितना इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होता है उतना ही, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और संख्या भी दोनों की बराबर बराबर है। समझ में आया। तो कुल आवेश नाभिक पर, कुल आवेश परमाणु पर कितना हो गया? 0।
मतलब किसी परमाणु के अंदर जितना धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋण आवेश है, ठीक ना। तो इस प्रकार से नाभिक का परमाणु का कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0, अर्थात वह परमाणु विद्युतीय रूप से क्या हो जाएगी, उदासीन। समझे, नीचे नोट में लिख लीजिए। देखिए परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा, परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा, परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा समान होती है, समान होती है, समान होती है, लिख लिए। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। हो गया ना। इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब हम लोग ये पढ़े थे धनावेश तथा ऋण आवेश का निर्माण कैसे होता है किसी परमाणु पर, ना जी। मतलब किसी पदार्थ को धनावेशित तथा ऋणावेशित कैसे किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशण, प्रेरण द्वारा आवेशण और चालन द्वारा आवेशण, ठीक है ना। तो घर्षण द्वारा आवेशण में हम लोगों ने क्या किया था कि जब किसी दो पदार्थों को आपस में हम जब रगड़ रहे थे तो रगड़ने के कारण कुछ हीट उत्पन्न हो रही थी और उस हीट को पा करके, ठीक है ना, एक पदार्थ के बाह्यतम कोश से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जा रहे, ठीक है ना, जिसके कारण वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वह पदार्थ क्या हो रहा था, धनावेशित, तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था वह क्या हो रहा था, ऋणावेशित हो रहा था। यही ना पढ़े थे हम लोग हैं। तो मतलब आवेशण की पूरी प्रक्रिया हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। समझ में आया। यहाँ आवेशण अब पढ़ाया गया है, समझ रहे हैं। तो कोई पदार्थ धनावेशित कब होता है, जब उसके बाह्यतम कोश से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। अब वो किसी प्रकार से निकलते हैं, 3 तरीके आपको बताए गए हैं, ठीक है ना। ऋणावेशित कैसे होता है, जब वह पदार्थ क्या होता है, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब वह पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। समझ में आ गया। चलो अब अगला हेडिंग लिख लीजिए, वैद्युत आवेश का संरक्षण। आगे लिखिएगा अब, वैद्युत आवेश का संरक्षण, ठीक है ना। वैद्युत आवेश का संरक्षण, देखिए तो वैद्युत आवेश के संरक्षण में, सुन रहे हैं, वैद्युत आवेश के संरक्षण में, ठीक ना। अभी हम जो आपको चीज बता रहे थे कि जब दो पदार्थों को हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो दोनों पदार्थ आवेशित होते हैं ना जी। दो पदार्थों को जब रगड़ा जाता है तो दोनों पदार्थ क्या होते हैं, एक ही साथ आवेशित होते हैं। दोनों पदार्थ एक ही साथ आवेशित होते हैं, परंतु उनमें से एक पर धन आवेश आता है तो दूसरे पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है।
मतलब दोनों पदार्थ आवेशित तो हुए हैं, लेकिन दोनों पर आने वाला आवेश जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। समझ में आया? दोनों पर उत्पन्न होने वाला आवेश क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है ना? समझ में आया? परिमाण में बराबर है, लेकिन प्रकृति में एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। ठीक है ना? मतलब एक पर जितना धनावेश आया है, ठीक उतना दूसरे पर ऋणावेश आया है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? अर्थात दोनों आवेश पुनः जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह पदार्थ पुनः उदासीन हो जाएगा। मतलब आवेश को आवेश क्या है? संरक्षित रहता है। किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा क्या होती है? संरक्षित रहती है सदैव। मतलब वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, वैसे ही। तो लिखिए, जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। देखिए, मापने पर यह देखा जाता है कि मापने पर यह देखा जाता है कि इन वैद्युत आवेशों की मात्रा मापने पर यह देखा जाता है कि इन वैद्युत आवेशों की मात्रा ठीक एक दूसरे के बराबर होती है। इन वैद्युत आवेशों की मात्रा ठीक एक दूसरे के बराबर होती है। हो गया? ठीक एक दूसरे के बराबर होती है। हो गया? इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न वैद्युत आवेशों की कुल मात्रा दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की कुल मात्रा। जो अभी ऑन छोड़ दिए हो का जी, बढ़िया था। लाइटो जल रहा देखो। लिखे हो, आवेशों की कुल मात्रा, कुल आवेशों की कुल मात्रा शून्य होती है। हाँ, उत्पन्न आवेशों की कुल मात्रा, उत्पन्न आवेशों की कुल मात्रा शून्य होती है। ठीक है ना? मतलब पहले पर जितना धनावेश आया था, जैसे ये दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जा रही थी, समझे? तो पहला पर जितना धनावेश उत्पन्न हुआ, दूसरा पर उतना ही क्या हुआ? ऋण आवेश। मतलब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके जब दूसरे में गए, ठीक है ना, तो जितना है में से इलेक्ट्रॉन निकले उतना ही इस पर धनावेश उत्पन्न हुआ, और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें गए दूसरे वाले में, उतना ही इस पर क्या हुआ? ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। समझ में आया? तो अभी भी कुल आवेश क्या है? दोनों वस्तुओं को मिला करके इस पूरे निकाय का कुल आवेश क्या है? शून्य।
ठीक है ना। दोनों वस्तुओं को मिला देने पर कुल आवेश क्या हो गया है, शून्य। तो वही आप लिखे हैं, ठीक है ना, कि दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न कुल आवेश की मात्रा क्या होती है, शून्य होती है। समझे। आगे लिखिए, अतः अतः हाँ अतः वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, अतः वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना, और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार दोनों वस्तुओं से बने निकाय का कुल आवेश इस प्रकार दोनों वस्तुओं से बने दोनों वस्तुओं से बने निकाय का कुल आवेश, समझे जी, दोनों वस्तुओं से बने निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। हो गया ना। दोनों वस्तुओं से बने निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है ना। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम का। ठीक है ना। अब इसका एगो उदाहरण भी लिख लीजिए नीचे, आवेश संरक्षण का नियम का, ठीक है ना, एक उदाहरण लिख के नीचे। देखो, उदाहरण के रूप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, ठीक है ना। उदाहरण में दिया है कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, का उदाहरण दिया गया है इसमें, कि जब इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन नाम सुन करके घबरा नहीं ना रहे हो, पॉजिट्रॉन का नाम सुने हो ना, तो पहली बात। बट देखो, 11th की केमिस्ट्री में आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको यह बताया गया था कि किसी परमाणु के अंदर, सुन रहे हैं, दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। एगो अस्थाई मूल कण होते हैं और एगो अस्थाई मूल कण होते हैं, बताए थे ना, याद है। एगो अस्थाई मूल कण, एगो अस्थाई मूल कण, ठीक है ना। अस्थाई मूल कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा गया था, 3 गो, समझ रहे हैं। अस्थाई मूल कण में क्या पढ़े थे आप लोग,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। जबकि अस्थाई मूल कण में 5 प्रकार के कण पढ़े थे, याद आया? अस्थाई मूल कण में कब कण पढ़े थे? 5 गो कण पढ़े थे। अब शायद आप लोग नहीं आए हो, ठीक है ना। तो 5 कणों का नाम क्या था? पॉजिट्रॉन सबसे पहला कण था, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। मेसान, ठीक है ना। न्यूट्रियॉन और आगे एंटी प्रोटॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये 5 मूल कण थे, ठीक है ना। तो पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के समान विपरीत आवेश रखने वाला, ठीक है ना, एक अस्थाई मूल कण है। समझ में आया ना? मतलब इस प्रकार परमाणु के अंदर बताए थे ना, परमाणु के अंदर 8 प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 5 गो अस्थाई हैं और 3 गो अस्थाई हैं, ठीक है ना। तो अक्सर लोग 3 अस्थाई कणों का ही नाम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन 5 गो और कौन कौन होते हैं? पॉजिट्रॉन, मेसन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और एंटी प्रोटॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है ना। समझ में आया जी? तो देखो, तो 2 कण कौन कौन से? एगो इलेक्ट्रॉन और एगो पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। हाई क्या है? पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के नजदीक जब आते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस द्वारा दर्शाते हैं, पॉजिट्रॉन को ई प्लस द्वारा, ठीक है ना। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो? ये पर जितना धन ऋण आवेश है उतना ही इस पर क्या है? धन आवेश। तो दोनों जब मिलेंगे तो मिलने से जो मिल करके क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे और इससे 2 नए चीज का निर्माण होगा। 2 अल्फा किरणें इधर से उत्पन्न हो जाएंगी, समझे? 2 अल्फा किरणें की गामा किरणें, 2 गामा किरणें, ठीक है ना, 2 फोटॉन गामा किरणें उत्पन्न हो जाएंगी। समझ में आया? यही इसका उदाहरण है। चलिए लिख लीजिए, गामा फोटॉन, गामा फोटॉन, इसको गामा फोटॉन लिख लीजिए। बोले उदाहरण में लिखिए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को, एक पॉजिट्रॉन ऐसे लिखो, एक पॉजिट्रॉन को काट देना, जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये संयोग करके, तो ये संयोग करके मतलब मिल करके, तो ये संयोग करके, संयोग, ठीक है ना, ऐसे, तो ये संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, तो ये संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। हो गया ना जी? तो ये संयोग करके एक दूसरे का
विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर तथा इनके स्थान पर दो इनके स्थान पर दो गामा फोटान ठीक ना, कोष्टक में ऊर्जा लिख लेना, गामा फोटान कोष्टक में ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है, की उत्पत्ति हो जाती है, की उत्पत्ति हो जाती है। हो गया। इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। हो गया ना। नीचे चित्र बना लीजिए।